हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लासेस में हम लोग बात कर चुके थे ओम्स लॉ तक। अब इसके आगे हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आगे की बात करने से पहले फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल होता है। तो उन दोनों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड सिम्बल्स ऑफ फिजिक्स। सम इम्पोर्टेंट terms and symbols of physics। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो बात हम लोग करेंगे यह है, सबसे पहला पॉइंट हमारा सेल। बायोलॉजी वाला सेल नहीं, ये फिजिक्स वाला सेल है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल आखिरकार कहते किसको है। तो देखिए, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस का नाम ही सेल होता है। आपको पता है, पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी उसी को कहते हैं। क्लास 9th में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सेल का। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो डिवाइस किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज़ ए डिवाइस which converts chemical energy to electrical energy। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट कर देता है, उसी डिवाइस का नाम क्या होता है, सेल होता है, ठीक। इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, तो इसका सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक। ये हमारा बड़ा साइड प्लस, ये हमारा माइनस। तो ये इसका सिंबल हम लोग बना लेंगे, प्लस माइनस करके ये सिंबल इसका बना लेंगे। ये सेल का है, ठीक। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, ये होता है बैटरी। देखिए, अलग अलग जगह पर सेल और बैटरी एक ही चीज़ माना जाता है, लेकिन फिजिक्स में जो है हमारा सेल को अलग चीज़ माना जाता है, बैटरी को अलग चीज़ माना जाता है, ठीक। तो बैटरी क्या हुआ, तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और बैटरी क्या हुआ, तो बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, ठीक। बहुत सारा सेल को आपस में मिला दीजिए तो उसको बैटरी बोलते हैं। और सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको सेल बोलते हैं। और कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन एक साथ मिला दीजिए तो उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। चलिए, तो इसका फोटो कैसा बन जाएगा, तो फोटो हम लोग बना लेंगे इसका बहुत सारा प्लस माइनस जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, फिर ये हो गया प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस हमारा, ये फिर प्लस और ये माइनस। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर एक सेल है, ये एक सेल है, फिर यहाँ पर एक सेल है, फिर यहाँ पर एक सेल, फिर यहाँ पर एक सेल। तो 4 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया और ये बैटरी कहलाता है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये इसका फोटो हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, तेज़ी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट हमारा है स्विच, कि स्विच किसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है स्विच। स्विच किसको बोलते हैं, ये जो हमारा बोर्ड में जो स्विच होता है बस यही स्विच की बात कर रहा है। तो स्विच किसको बोलेंगे, तो स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट के ऑन या ऑफ कंडीशन को ऑपरेट करता है। स्विच ही वो डिवाइस है जो सर्किट को ऑन या फिर ऑफ पोजीशन को ऑपरेट करेगा। जो डिवाइस सर्किट के ऑन या ऑफ पोजीशन को ऑपरेट करे उसको क्या बोलते हैं, उस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन और ऑफ कंडीशन या पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच सर्किट। ठीक, सर्किट के ऑन या ऑफ कंडीशन को जो ऑपरेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, उसी डिवाइस को स्विच बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन और ऑफ, ऑन या ऑफ कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच बोलेंगे। ठीक, ए डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन और ऑफ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऑन होने या ऑफ होने के कंडीशन को ऑपरेट करे उस डिवाइस का नाम ही क्या होता है, स्विच होता है। ठीक, तो चलिए स्विच का भी बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्विच जो होता है ना, दो टाइप का आपको बना हुआ आपको दिखेगा। ये तो हमारा वाला टाइप हो गया यहाँ पर कि इस प्रकार से हमने बना दिया ये चीज़, लेकिन आपको एनसीईआरटी कुछ दूसरे टाइप का देगा आपको स्विच का डेफिनेशन, ये फोटो बनाएगा आपको दूसरे टाइप का। तो कैसा टाइप का बना हुआ होता है तो ज़रा ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसा होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फोटो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा करके देगा ऐसा, और फिर ऐसे करके एक और फोटो दे देगा ऐसा। ठीक, तो हमारे अनुसार ये फ़ोटो हो गया और एक फ़ोटो हमारे अनुसार ऐसा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्विच। ठीक, ओपन स्विच इसको बोलते हैं, क्लोज्ड है बंद है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। ठीक, इसको बोलते हैं ओपन स्विच, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड स्विच। इतना क्लियर है। अब एनसीईआरटी क्या करेगा, ओपन स्विच को कुछ इस प्रकार से रख देता है, क्लोज्ड स्विच को कुछ इस प्रकार से बना देता है वो। ठीक, ओपन स्विच को ऐसे रखेगा, क्लोज्ड स्विच को कुछ इस प्रकार से बना देता है। अब बात आता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ओपन स्विच का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड स्विच का मतलब क्या हुआ। तो बाबू ओपन स्विच जब रहता है तो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, सर्किट इनकम्प्लीट रहता है। तो सर्किट जब इनकम्प्लीट रहेगा तो करंट हमारा फ्लो ही नहीं करेगा। इनकम्प्लीट सर्किट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो, और कंप्लीट सर्किट यानी कि करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है ओपन स्विच का मतलब है इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक, incomplete circuit, that is क्या लिखेंगे, करंट नॉट फ्लो। इनकम्प्लीट सर्किट मतलब करंट नॉट फ्लो, और कंप्लीट सर्किट मतलब कंप्लीट सर्किट, दैट इज करंट फ्लोज। ये याद रखिएगा।
इनकम्प्लीट अगर सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे लिखे हैं इनकम्प्लीट सर्किट करंट नॉट फ्लो, और यहाँ पर अगर करंट फ्लो कर रहा है यानी सर्किट जब कंप्लीट करेगा तभी हमारा करंट फ्लो करेगा, ये याद रखिएगा। स्विच क्या होता है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो क्या चीज़ करेगा, सर्किट के ऑन या ऑफ पोजीशन को कंडीशन को ऑपरेट करता है कि सर्किट स्विच की सहायता से ही हम लोग ऑन या ऑफ करते हैं सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए, ठीक। तो दो पोजीशन में स्विच रहता है, एक पोजीशन ऑफ ओपन स्विच, दूसरा पोजीशन क्लोज्ड स्विच। यानी जब ऑन करते हैं तो हमारा क्लोज्ड स्विच का पोजीशन हो गया, ऑफ करते हैं तो हमारा ओपन स्विच हो गया। ओपन स्विच का मतलब इनकम्प्लीट सर्किट यानी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक। क्लोज्ड स्विच यानी ऑन करते हैं तो क्लोज्ड स्विच मीन्स करंट फ्लो करेगा, ये याद रखिएगा। तो ये फोटो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था और ये हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक। एनसीईआरटी ऐसे बनाता है फोटो, ओपन ये क्लोज्ड, हम लोग ओपन ये क्लोज्ड, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हमारा है अमीटर, जिसको कई लोग अमीमीटर भी पढ़ते हैं, ठीक। प्रोनाउंसिएशन करने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक। तो कितना नंबर, 4 नंबर पॉइंट होगा ना। अमीटर, अमीटर क्या होता है भैया, तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के फ्लो को मेज़र करता है, ठीक, कि कितना करंट पास हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है उसको मापता है, मेज़र करता है। तो जो डिवाइस करंट के फ्लो को मेज़र करे, करंट को मेज़र करे, वो क्या कहलाता है, अमीटर या एमीमीटर उसको बोल सकते हैं, वो कहलाता है, ठीक, अमीटर कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, अमीटर उस डिवाइस का नाम होता है, ठीक। चलिए, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर ठीक। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या लिखे कि इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेज़र करता है, मापता है कि कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, वो डिवाइस वो हमारा कहलाता है एमीटर, ठीक। इसके बारे में एक चीज़ लिखेंगे, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम लोग हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कभी भी पैरेलली कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ क्या हुआ कि एक ही लाइन में सब चीज़ हो। पैरेलल क्या हुआ, जहाँ पर सर्किट के पैरेलल में कोई लाइन जा रहा हो, एक लाइन ये पैरेलल में दोनों पैरेलल हो गया ना। तो पैरेलल में जैसे उस दिन भी सर्किट डायग्राम बनाए थे तो यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट किए थे, और सीरीज़ में हम लोग क्या कनेक्ट किए थे, अमीटर कनेक्ट किए थे ना। तो अमीटर हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक, पैरेलल में कनेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो अमीटर क्या हो गया, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। वो कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो सीरीज़ में ही जुड़ा हुआ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फोटो इसका बना लेंगे हम लोग। ये है हमारा अमीटर, ये है प्लस, एक है माइनस, ठीक, बना दिए, अमीटर लगा दिए, प्लस माइनस सिंबल दे देंगे, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर पर। ये है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसको कहते हैं ज़रा बता सकते हैं कोई लोग? पिछले भी दिन हमारी बात हुई थी कि वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, ठीक। देखिए
यहाँ पर जो करंट को मेज़र करता था उसको हम लोग अमीटर बोल दिए, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा उसको हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक, वाइड है तो 2 एंड पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही, एक वाइड है ए और बी, उसका 2 छोर है। ठीक, एक छोर ये है, एक छोर ये है, तो इसके पास कितना, मान करके चलिए इसके पास 5 वोल्ट है, इसके पास 10 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 5 वोल्ट का दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, दोनों के पास, इसके भी पास पोटेंशियल और इसके भी पास पोटेंशियल, तो दोनों के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ठीक, पिछले भी क्लासेस में हमारी बात हो चुकी है इस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। तो या फिर 2 टर्मिनल्स है हमारा बैटरी का, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल है, एक है हमारा प्लस एक है हमारा माइनस। तो सपोज करते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट का, यहाँ पर 10 वोल्ट का है पोटेंशियल, तो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस, तो 5 वोल्ट का डिफरेंस है, तो वही 5 वोल्ट हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तब क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहलाता है। ये सब याद है ना, पिछले क्लास में हो चुकी है ये सब बात। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर वापस आते हैं। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो है, कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कौन मेज़र करता है, तो उसको भी एक डिवाइस मेज़र करता है जिसका नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, मेज़र करता है उसको। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर It is a device which measure potential difference ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। ठीक, इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड होता है, तो ये हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जो है हमारा, ये पैरेलल कनेक्ट होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक, फोटो बना लेंगे इसका। ये प्लस, ये माइनस और ये वोल्टमीटर। ठीक, फोटो बना लीजिए तेज़ी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए, एमीटर क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। वोल्टमीटर क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। अमीटर जो होता है ये हमारा किस चीज़ में रहता है कनेक्टेड, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होगा, तो ये हमारा पैरेलली कनेक्टेड होगा, हमेशा ये पैरेलल सीरीज़ में ये कनेक्ट नहीं होगा, ये हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट होगा। ठीक, अगर उल्टा पुल्टा करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। ठीक, इसका काटा इधर उधर थोड़ा सा भी होगा ही नहीं, तो ये चीज़ हो जाता है। तेज़ी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं। छठा पॉइंट ये क्या है, तो छठा पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस। क्या है हमारा छठा पॉइंट, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को कई बार चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है, तो क्या होता है, जो विरोध करता है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक करंट का जो विरोध करेगा उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल लेकर के दिखाए थे कि गांव घर में भी क्या होता है कि जो लोग सक्सेस करने लगते हैं तो उसके कुछ लोग क्या होते हैं, बुरा चाहने वाला, उससे नफरत करने वाला, खुद ब खुद पता नहीं कहाँ से जन्म ले लेते हैं। ठीक, तो ये सब लोग होते हैं, तो उनसे कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर वापस आते हैं, सेम उसी टाइप का वो करने का क्या काम चाहते हैं, तो वो जो उनका चाहना यही होता है कि वो किसी तरह से उसका जो तरक्की है उसको हम रोक दें, किसी तरह से उसको रुकावट पैदा करें, किसी न किसी तरह से उसको बाधा डालें, किसी काम में बाधा डालें। तो ये चीज़ होता है ताकि वो आगे सक्सेस करने से
रुके, ठीक। तो ये उनका काम होता है। तो सेम वही काम हमारा रेजिस्टेंस का भी होता है। क्या काम होता है रेजिस्टेंस का? तो रेजिस्टेंस का काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो है ना विरोध करता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो क्या लिखेंगे? और ये कहाँ पर मौजूद होता है? तो ये हर कंडक्टर में मौजूद होता है, ठीक। हर कंडक्टर में ये मौजूद होता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है, तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। देखिए करंट किससे पास करेगा? करंट किसी ना किसी कंडक्टर से ही पास करेगा, किसी ना किसी वायर से ही पास करेगा। क्या इंसुलेटर से तो करंट पास नहीं होता है, तो करंट हमेशा किसी ना किसी कंडक्टर से ही पास करेगा। तो जब कंडक्टर से करंट पास करेगा तो हर एक कंडक्टर के पास अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। हर एक कंडक्टर के पास उसका अपना रेजिस्टिविटी होता है जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक। यानी कि विरोध प्रोड्यूस करता है, विरोध उत्पन्न करता है। तो ये क्या लिखेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब उससे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से वो रोकने का प्रयास करता है, ठीक। आगे अगर बढ़ रहा है तो ये इसको रोकने का प्रयास करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the flow of electric current। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसका सिंबल कैसा होता है? तो ये होता है, ऐसा होता है, ठीक। तो ये जो है हमारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक। ये जो है लगा हुआ, ये तो इधर वायर है, ये बीच में जो है हमारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक। ये क्लियर है? आप लोग दुकान में भी, बचपन में भी, हमारे पास तो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, होगा कि कहीं पर रखा हुआ होगा। तो बचपन में भी क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपने देखा होगा। बचपन में अगर आप बल्ब जलाए होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि रेजिस्टेंस कैसा होता है, रजिस्टर कैसा होता है, ठीक। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे पास तो यहाँ पर मौजूद है नहीं, जो आपको दिखा देते। कुछ दिन पहले था, हालांकि अब पता नहीं किधर चला गया, ठीक। तो चलिए, तो वो जो रजिस्टर हमारे पास होता है, एक छोटा सा, इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो देखिएगा पतला सा होता है और बीच में उसका ऐसा कुछ लगा हुआ होता है। और वहाँ पर जाइएगा तो वो अलग अलग ओम का रजिस्टर आपको दुकान में बोलेगा, 1 ओम 2 ओम का रजिस्टर। वहाँ पर जाइएगा तो अपने आप पूछेगा। तो बिजली के दुकान से हम लोग खरीदते थे। बचपन में क्या होता था कि लाइट 5 रुपया वाला बल्ब जो होता था उसको जलाने के लिए, उसमें लगाने के लिए, क्योंकि 12 वोल्ट का एक बैटरी खरीदते थे, तो वो अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देते तो डायरेक्ट बल्ब फ्यूज हो जाता चट्टा। तो उसी को क्या करते थे, उसी को 12 वोल्ट के बैटरी से जब कनेक्ट करते थे तो उसमें रजिस्टर लगा देते थे, जो कि थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, याद है। तो वही होता है रजिस्टर हमारा, और वही जो प्रोड्यूस करता है वो कंडक्टर हुआ, रजिस्टर हुआ। तो उसी के द्वारा जो विरोध उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो ये किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, बिजली के प्रवाह को जो रोकता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं। इस टॉपिक को फिर डिटेल में भी अभी पढ़ना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं हम लोग।
रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक तो जिसका वैल्यू फिक्स हो, एक वो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, उसको अलग अलग चेंज किया जा सकता है। तो एक डिवाइस ही आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, और उस डिवाइस का नाम क्या होता है, रियोस्टेट होता है। ठीक, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे another name of variable resistance is rheostat, RHEOSTAT। ठीक, ये याद रखिएगा, रियोस्टेट पढ़ा जाता है। RHEOSTAT इसका स्पेलिंग होता है, और इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट पढ़ते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, अनदर नेम ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट ही वो डिवाइस है जिसको हम लोग बार बार रेजिस्टेंस उसकी सहायता से चेंज कर सकते हैं, तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब इसका फोटो कैसा बनेगा तो वो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। तो ये तो हमारा था, इसे करके ऐसे बना दिए थे, अभी तो वो था रेजिस्टेंस का। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या करना होता है, ऐसे करके एक तीर लगा देते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस में बस ऐसे करके एक क्रॉस मार्क करके तीर मार देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, ये हमारा हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा आता है ज्वाइंट वायर और अनज्वाइंट वायर जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। क्रॉसिंग वायर कैसा होता है, तो जो भी नंबर पॉइंट हो, 7 नंबर है क्या, जो भी हो सही से डाल लीजिए। ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर को कैसे इंडिकेट किया जाता है, जो जुड़ा हुआ वायर होता है, दो तार आया आपस में जुड़ गया, तो उसको हम लोग कैसे फिजिक्स में इंडिकेट करते हैं, इसको सिंबलिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है प्लस का साइन है, ठीक, ये ज्वाइंट वायर, और जहाँ पर जुड़ रहा है वहाँ पर ऐसे करके घास देते हैं, पूरा ऐसा कर देते हैं। ठीक, तो ये ज्वाइंट वायर का सिंबल है कि एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, दोनों यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक, तो ये ज्वाइंट वायर का सिंबल होता है कि या फिर ऐसा इधर से एक तार इधर से, इधर से इधर से, सब यहाँ पर आपस में आकर के जुड़ा है, तो ये ज्वाइंट वायर का सिंबल है। अच्छा, ज्वाइंट वायर का सिंबल के बाद आता है हमारा अनज्वाइंट वायर या फिर क्या चीज़, क्रॉसिंग वायर। अनज्वाइंट, ठीक, जो ज्वाइंट नहीं है वो कैसा वायर होगा, तो क्रॉसिंग वायर जैसे कि उसको बोलेंगे। तो वो वायर ऐसे करके आया, अब देखिए, अब यहाँ पर क्रॉस करना, यहाँ पर तो ज्वाइंट है नहीं, तो उसको ऐसे करके ऐसे पास किया जाता है, उसके बाद ऐसे चला जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। ये जो है वायर, एक वायर इधर से चला गया और एक वायर इधर से आया, जो इसको तरफ करके आगे आया है। ठीक, ये ज्वाइंट नहीं है, तो ज्वाइंट वायर को ऐसे इंडिकेट करते हैं, अनज्वाइंट या क्रॉसिंग वायर को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा टर्म, वो 9 नंबर हमारा टर्म्स, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर भी अमीटर के तरह ही एक डिवाइस होता है, लेकिन अमीटर से कुछ एडवांस लेवल का होता है। क्या होता है, अमीटर का क्या काम होता है कि अमीटर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ करंट को मेज़र करना, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को भी मेज़र करता है, साथ ही साथ करंट किधर जा रहा है उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करता है। आपको बता चुके हैं करंट का अपना डायरेक्शन होता है। ठीक, किधर होता है, तो आउटसाइड होता है हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, और इनसाइड होता है लोअर टू हाइयर पोटेंशियल, इनसाइड द सेल लोअर टू हाइयर पोटेंशियल, ये होता है उसका डायरेक्शन। फिर भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए आपको बताएं, वेक्टर वही हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल को या पैरेललोग्राम को फॉलो करता हो, तो उसको।
तो ये इसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट और किधर करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को भी मेज़र करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को भी मेज़र करेगा। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ अ डिवाइस it is a device which measure electric current and its direction। तो जो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन दोनों को मेज़र करे, इलेक्ट्रिक करंट को भी मेज़र करता है और उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करे, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब ये कैसा होता है गैल्वेनोमीटर? तो ऐसा करके ऐसा ही बना दीजिएगा सिंबल आराम से, इसका इमेज। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया ना। तो ये गैल्वेनोमीटर का फोटो हो गया आपका। इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट को भी मेज़र करे और उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करे, करंट किधर जा रहा है उस डायरेक्शन को भी मेज़र करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं उसको। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे और सिर्फ रखना नहीं है, क्लास ख़त्म होने के बाद लिख भी लेना है, याद रहे। ठीक, तेजी से। तो चलिए 9 तक हो गया हमारा। 10 नंबर जो होता है एक और सिंबल होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का कैसा होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको कैसे फोटो बनाएगा? तो ये हो गया, ऐसा करके कुछ फोटो आपको बना देगा वो इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक, तो ऐसा फोटो क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का ये फोटो होता है। ऐसा फोटो अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये फिलामेंट का एक्चुअली फोटो है, या फिर आपको दूसरे अर्थ में आपको सीधे क्या बोलेगा, ऐसे करके आएगा। तो यहीं पर से 2 तार निकाल दिया। ठीक, और यहीं पर आपको एक और फोटो ऐसा करके दे सकता है। तो ये दूसरा फोटो हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको फोटो ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल हो गया। चलिए, इस सब के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है हमारा रेजिस्टेंस। मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं इस सब के बाद। तो ये सब था, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स था, कुछ टर्म्स था जिसको हमने सीख लिया। अब हम लोग वापस आते हैं किस चीज़ पर? तो रेजिस्टेंस हमारा आगे का टॉपिक है, इस चीज़ पर आते हैं। बहुत समय से परेशान कर रहा था ये रेजिस्टेंस ना, अब इसको हम लोग पर ही डालते हैं। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं, इसको रिपीट करने का कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बस एक बार रिपीट कर देते हैं। रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। फिर वही डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोका जाता है, विरोध किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए इसका SI यूनिट की चर्चा करें तो इसका SI यूनिट हम लोग पहले ही ओम्स लॉ में देख चुके हैं कि इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, OHM ओम। ठीक, इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम। और ये एक्चुअली नाम किनके नाम पर पड़ा है, ओम? तो ये हमारे एक फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो क्या नाम था उनका, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही ये नाम पड़ा है, याद रखिएगा, जॉर्ज साइमन ओम के ही नाम पर ये नाम पड़ा है। तो ओम उन्हीं का SI यूनिट उन्हीं के नाम से आ गया है। जैसे एम्पेयर था तो एम्पेयर भी साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ा है, कूलम भी साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, फ्रैंकलिन जो था उनके भी नाम पर पड़ा है। ठीक, बायोट सेवरेट लॉ के बायोट पड़ा है। तो ये सारा चीज़ यूनिट जितना भी होता है किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पर ये अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो देखिए आगे इसका CGS यूनिट की चर्चा करते हैं। तो CGS यूनिट क्या होगा, तो CGS यूनिट अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। बहुत सारे राइटर लोग ओम ही इसका SI यूनिट भी मानते हैं, ओम ही इसका CGS यूनिट भी मानते हैं, ओम को ही CGS भी मानते हैं, ओम को ही SI यूनिट मानते हैं। लेकिन बहुत सारे किताब ऐसे हैं जो ओम को नहीं, साइमन को मानते हैं CGS यूनिट। ठीक, साइमन को मानते हैं CGS यूनिट, याद रखिएगा, ओम को नहीं, साइमन को मानते हैं CGS यूनिट। ठीक, तो एक्चुअली नाम ही था इनका, ये जो है ना हमारे रेजिस्टेंस का जो बताए तो ये इनका नाम ही था, जॉर्ज साइमन ओम नाम ही था इनका, साइंटिस्ट का, फिजिस्ट थे वो, फिजिक्स के नॉलेज उनके पास था। तो साइंटिस्ट का नाम ही था हमारा जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्हीं के नाम पर हमारा क्या पड़ा, ओम SI यूनिट पड़ा और CGS यूनिट हम लोग साइमन ले लेते हैं। लेकिन हालांकि इसमें कोई विरोध बहुत समय से है कि इसका SI यूनिट जिसको जो मन होता है लिख देता है, SI CGS दोनों भी ओम लिखा जाता है बहुत जगह पर, कोई साइमन को CGS मानता है, ओम को मानता है SI यूनिट। बस इसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम ही था, जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम ही था, पूरा का पूरा जॉर्ज साइमन ओम नाम था उनका। चलिए वापस आते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल इसका कैसा होता है। तो सिंबल इसका कुछ इस प्रकार का होता है भैया, कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है हमारा, और इस सिंबल का कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है ओमेगा। इस सिंबल का नाम है ओमेगा, याद रखिएगा, इस सिंबल का क्या नाम है, ओमेगा नाम है इस सिंबल का। ठीक, SI यूनिट ओम, CGS यूनिट साइमन, और इसका सिंबल ऐसा होता है, यानी कि किसी के भी रेजिस्टेंस को 5 ओम 10 ओम लिखना होगा तो 5 ओम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 10 ओम लिखना होगा इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये सिंबल हो गया हमारा, और इस सिंबल का नाम ओमेगा होता है। ये सिंबल किस चीज़ का है, तो ओमेगा का सिंबल है, इस सिंबल का नाम ओमेगा है। चलिए उसके बाद ये सिंबल हमारा हो गया। अब कहेगा कि रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस किसके कारण से प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो नोट करके हम लोग इसका लिख लेंगे। देखिए आपको पता है कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो क्या करता है, ये हमारा वायर है सपोज कीजिए, और इसमें बहुत सारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, पहले से ही लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये सब हमारा इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा कि जब इधर से करंट हम लोग दिए तो ये इसको
धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसके आगे वाले को धक्का मारेगा, इसके आगे वाले को, इसी तरह से धक्का मारते मारते कोलाइड करते चलेगा। ये आगे वाले के साथ कोलाइड करते हुए चलेगा और ये एक्चुअली मूव नहीं करता है, ये आगे वाले को धक्का मारेगा, ये अपना आगे वाले को धक्का मारेगा। इसी तरह से करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। और सपोज कीजिए कितना तेज़ी से आता है, कितना लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर स्विच ऑन किए, यहाँ पर तुरंत करंट पहुँच जाता है, यानी कितना स्पीड है उसका। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से ये ट्रेवल करता है, ये कॉलिजन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कोलाइड होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो आप बताइएगा कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच कॉलिजन के कारण प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारता है तभी विरोध होता है। आप सपोज कीजिए आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप दौड़ते हुए चले जाइएगा, कहीं से कहीं चले जाइएगा दौड़ते हुए। लेकिन आप दौड़ते हुए जा रहे हैं और आगे से उधर से भी कोई दौड़ते हुए आया और आपको धक्का ऐसे करके मार दिया, तो क्या होगा? आप रुक जाइएगा, वहाँ पर से टकरा करके गिर जाइएगा, रुक जाइएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपका जो फ्लो था उसको रेजिस्ट किया गया, रेजिस्टेंस वहाँ पर विरोध पैदा किया गया। और क्या होता है, किसके कारण विरोध हुआ? तो टकराव के कारण, कॉलिजन के कारण हमारा विरोध उत्पन्न हुआ, रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ, जिससे हमारा जो स्पीड था, फ्लो था, वो बाधित हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, वही चीज़ आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस जो है हमारा किस चीज़ के कारण प्रोड्यूस होता है, तो बताइएगा। रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन्स में, ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के बीच कॉलिजन के कारण प्रोड्यूस होता है। एक दूसरे को जो ठोकता है, धक्का जो मारता है, उसके कारण ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस produces in a conductor is due to the collision of electrons. कॉलिजन का स्पेलिंग सही है ना, चेक कर लीजिएगा, हमको सही लगा। तो क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने के कारण, टकराने के कारण हमारा क्या होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो ये हमारा था रेजिस्टेंस का टॉपिक। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है भी नहीं ना है? तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लिख लेंगे, रख लेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि बताइए कि ये रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस जो होगा रेजिस्टेंस, ये किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितना रेजिस्टेंस पैदा होगा। ये चीज़ किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो क्या है हमारा टॉपिक? तो क्वेश्चन यहाँ पर से आपसे पूछेगा और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, या फिर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, वायर भी लिख देगा कंडक्टर के बदला, डिपेंड्स।
वह कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए VVI इस क्वेश्चन के ऊपर में लगा लेंगे हम लोग, ठीक। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसीलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका, अगर फैक्टर्स पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स आर एज फॉलोज, ठीक। सबसे पहले द फैक्टर्स ऑन विच the factors on which resistance of a conductor या फिर वायर, जो भी रहेगा क्वेश्चन में, आपको या तो कंडक्टर देगा नहीं तो वायर देगा, तो वहाँ पर वो चीज़ लिख दीजिएगा। द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स आर एज फॉलोज। एज फॉलोज लिख दिए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, अब सपोज कीजिए एक लाइन है, एक लंबा सा लाइन है जिसमें 25-30 आदमी लाइन में लगा हुआ है। अब पीछे से आकर के कोई किसी को धक्का देता है, पीछे से कोई किसी को धक्का मारा, तो क्या पीछे वाले, सबसे पीछे वाले जिसको वो धक्का मारा, क्या सबसे आगे जो लगा हुआ है उसको भी उतना ही धक्का लगेगा या उससे कम धक्का लगेगा, उससे कम फोर्स लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा या लगबे नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या है कि हो सकता है उसको लगे तो बहुत कम लगे या फिर वहाँ तक पहुँचबे नहीं करे, वहाँ तक लगबे नहीं करे। तो होता क्या है कि जैसे ही आगे वाले को धक्का दिया, वो उसके आगे वाले को धक्का देगा, फिर वो उसके आगे वाले को धक्का देगा, फिर वो उसके आगे वाले को धक्का देगा। तो इस प्रकार से करते करते धीरे धीरे जो है वो फोर्स कम होते चला जाएगा। धीरे धीरे पीछे वाले को जितना जोर से धक्का लगा, उसके आगे वाले को उससे थोड़ा कम लगेगा, उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, और इसी तरह से कुछ दूर जाते जाते वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ है ना, जितना बार कोलाइड किया उतना बार रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ। कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, तो कोलाइड किया, टकराया तो रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ, फिर कोलाइड किया, फिर रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा, जितना ज़्यादा लंबाई रहेगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक। जितना ज़्यादा वायर का लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये हमारा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर रहेगा तो लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखेंगे, ठीक। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे? तो जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस होगा। तो लेंथ ऑफ वायर या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर ये लिख देंगे। अब कैसे, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट पॉइंट पूछे तो पॉइंट से लिख देंगे, अगर एक्सप्लेन करने बोले तो लिख दीजिएगा लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, तो रेजिस्टेंस। लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का, यानी कहने का मतलब है यदि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। कैसे, तो हम आपको अभी एक्सप्लेन करके बताए कि पीछे वाले को धक्का लगाएंगे तो सबसे आगे वाले को हो सकता है वहाँ महसूस ही नहीं हो। क्यों नहीं महसूस हो? कि कोलिजन के कारण वहाँ पर रेजिस्टेंस उत्पन्न हुआ और रेजिस्टेंस के कारण वहाँ तक उतना फोर्स पहुँचा ही नहीं। तो इसी के कारण तो सबसे पहला लेंथ पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या इसी को बोलते हैं थिकनेस। थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ये दूसरा पॉइंट ये है हमारा। क्या है हमारा? तो ये जो है हमारा क्या कहता है
कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको थिकनेस भी बोला जाता है, मोटाई, ये देखिए ये एक वायर है सपोज करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो इसको छोटा सा टुकड़ा इसको काट लीजिए, तो ये गोल करके, जैसे आप लोग खीरा खाए होंगे तो खीरा को कभी गोल गोल करके काटे हैं, बीच से ऐसे ऐसे काट करके तब देखते हैं, तो उसमें से बहुत सारा टुकड़ा गोल गोल निकलता है, तो हर एक टुकड़ा एक क्रॉस सेक्शन एरिया उसका हुआ, यानी कि इसका जो थिकनेस है, इसका जो मोटाई है, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी इसका डिपेंड करेगा। अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली, ये देखते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर आप कोचिंग पर आते हैं तो आपके पास दो गेट आपको दिखते हैं, एक हमारा इस साइड से गेट है, एक हमारा इस साइड से गेट है। तो इस साइड वाला गेट हमारा थोड़ा छोटा है और इस साइड वाला गेट हमारा बड़ा है। तो सपोज कीजिए इस साइड से हमारा 3 स्टूडेंट भी एक साथ घुसेगा तो यहाँ पर एक साथ आराम से एंट्री मार सकता है, ठीक। इस गेट से अगर 2 स्टूडेंट भी एक साथ, 2 स्टूडेंट एक साथ आएगा, आराम से एंट्री मार लेगा। लेकिन उस साइड से एग्जिट अगर करेगा, अगर 2 स्टूडेंट एक साइड से जाना चाहेगा तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि एरिया छोटा है। तो एरिया छोटा है यानी क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एरिया बड़ा था, इधर आराम से निकल गया, कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। यानी कि जितना थिकनेस रहेगा, मोटाई तार का जितना ज़्यादा रहेगा, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। आपको बड़ा गेट है, बड़ा गेट से 2 बच्चे को एंट्री एक साथ करना है, आराम से निकल के आ जाइएगा अंदर, क्लास में एंट्री कर जाइएगा। लेकिन अगर उस गेट से चले जाइएगा, वो उधर वाला गेट हमारा छोटा गेट है, तो उधर गेट से क्या होगा, उधर से जाइएगा तो 2 बच्चा एक साथ बाहर नहीं जा सकता, एक एक करके बाहर जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना ज़्यादा थिकनेस था, उतना ज़्यादा परेशानी कम होता था, रेजिस्टेंस कम होता था, कोलिजन कम होता था। तो इसका मतलब क्या है कि जितना थिकनेस जितना ज़्यादा रहेगा, उतना कम कोलिजन होगा, उतना कम परेशानी होगा, और क्या होगा, कम कोलिजन मीन्स कम रेजिस्टेंस। तो थिकनेस अगर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, थिकनेस अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थिकनेस या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया 2 पॉइंट हमारा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 बाय रेजिस्टेंस लिखे, ये इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर थिकनेस घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या होता है, तो ये 3rd नंबर हमारा पॉइंट है, ये है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा नंबर जो पॉइंट है ये है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जिस वायर से या जिस कंडक्टर से हमारा करंट पास हो रहा है, वो कंडक्टर आखिरकार किस चीज़ का है, वो बना हुआ किस चीज़ का है, सिल्वर का है कि गोल्ड का है कि एल्युमिनियम का है कि किस चीज़ का है कि कॉपर का है, तो किस चीज़ का ये बना हुआ है, तो ये चीज़ हमारा डिपेंड करता है, नेचर उसका डिपेंड करता है। आपको ये एनसीईआरटी में पेज नंबर कितना में है, 207 में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ का रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टिविटी, उसका नेचर ऑफ मटेरियल का रेजिस्टिविटी उसका फिक्स होता है। तो वो दिया हुआ है कि किस मेटर का, किस मटेरियल का कितना रेजिस्टिविटी है, ये 207 पेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा, ठीक। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी कि किस चीज़ का, किस धातु का वो बना हुआ है, आखिरकार वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो कंडक्टर या फिर वो वायर किस चीज़ का बना हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है। अंतिम पॉइंट जो है हमारा वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक। कैसे, तो टेम्परेचर पर ऐसे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा कि हर एक मटेरियल के पास, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक मैटर के पास अपना एक पार्टिकल्स होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके पास पार्टिकल्स होता है, टीनी पार्टिकल से बना हुआ होता है एटम एंड मॉलिक्यूल से, ठीक। तो उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उसका क्या होता है,
और हमेशा वो पार्टिकल्स मूव करते रहता है, फ्रीली मूव करते रहता है। तो जब हम किसी चीज़ को, कंडक्टर को गर्म करते हैं तो इसके पास काइनेटिक, ये मूव करते रहता है काइनेटिक एनर्जी के कारण, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस मूव क्यों करता है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए मूव करता है। तो देखिए, जब किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स है, यानी उसका जो एटम और मॉलिक्यूल्स है, उसके पास और ज़्यादा एनर्जी आता है, उसके पास और ज़्यादा हीट एनर्जी आता है, जिसके कारण उसका काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ता है और वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ज़्यादा स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जितना ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक दूसरे के साथ वहाँ पर टकराएंगे, वो आपस में टकराएंगे, और टकराव के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, तो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। रेजिस्टेंस किस चीज़ के कारण उत्पन्न होता है, तो रेजिस्टेंस कॉलिजन के कारण प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। तो कैसे हुआ, तो हर एक मटेरियल के पास अपना एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी कि हर एक पदार्थ, दुनिया, यूनिवर्स का जितना भी मैटर है, हर एक चीज़ स्मॉल पार्टिकल से बना है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और वो एटम मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करता है, मूव करते रहता है। क्यों मूव करते रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव करता है। और जब हम उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और काइनेटिक एनर्जी उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका जो मोशन कर रहा था वो और ज़्यादा तेज़ी से मोशन करने लगेगा और तेज़ी से मूव करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, सब मूव करेगा, कोई एक थोड़े ना मूव करेगा, सबका सब मूव करने लगेगा तेज़ी से। तो जिधर मन है उधर ठोकते हुए, जिधर मन है उधर कोलाइड कर जाएगा और कॉलिजन होगा, तो जिसके कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट था, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ से बना हुआ है वो मटेरियल, वो उसका नेचर पर डिपेंड करता है, उस पर भी, और टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक। तो ये सब पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस क्रॉस सेक्शन एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ होता है जिस पर हमारा रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा, कोई डाउट रहा होगा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं समझे होंगे, तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक। और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी में बना लीजिएगा और रिवाइज इसको करते रहेगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।